कौन सा सही सुमेलित नहीं विभिन्न शहर हैं और किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है। तो पेरिस तो सीन नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। बर्लिन अभी सुबह ही हमने आपको दिखाया था। सुबह वाले वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों 8 बजे, जो मेरा डेली करंट अफेयर्स का परीक्षा खबरी वीडियो आता है प्लेलिस्ट में। अब आप जाकर किसी भी डेट का उसमें न्यूज़ देख सकते हैं। तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल ये कनाडा का शहर है, जबकि राइन यूरोपीय नदी है, तो यही गलत है, यही सुमेलित नहीं है। मॉन्ट्रियल जो है सेंट लॉरेंस नदी और ओटावा नदी, 2 नदियों के किनारे मॉन्ट्रियल स्थित है। राइन नदी ये जर्मनी में बहती है, ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है ना। इसी के किनारे कोलोन बंदरगाह जो महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है यूरोप का स्थित है, जर्मनी में स्थित है। ये विभिन्न दर्रे हैं और बताना है किस राज्य में ये स्थित नहीं है, पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। तो माना दर्रा तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के दर्रों को याद करने का मैंने तरीका बताया था। मालिनी से याद रखिएगा, माना, लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। बड़ा लाचा, शिपकीला और इसके अलावा रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रे मुख्य दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बारे हमने आपको पहले बताया भी था, तो ये भी सही है। तुजू दर्रा ये सिक्किम में स्थित नहीं है, सिक्किम में आपके नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे आपके सिक्किम में स्थित हैं। तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है दोस्तों, मणिपुर का दर्रा है ये। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी आपको ऑप्शन में जम्मू कश्मीर या लद्दाख 2 अलग अलग आ जाएंगे। अभी मानचित्र जो है बदल गया है, तो मानचित्र के अनुसार आपको लगाना है। तो आइए मानचित्र आपको दिखा देते हैं। ये जो न्यू आपका मैप आया है उसके अनुसार लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ये स्थिति है। तो अभी काराकोरम और जोजिला दर्रा ये जो जम्मू कश्मीर में स्थित होते थे अब लद्दाख में चले गए हैं। बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। और तुजू दर्रा आपका ये स्थित है मणिपुर में। तुजू दर्रा, दर्रों के बारे में ये किन किन स्थानों को मिलाते हैं इनके बारे में अलग एक दर्रे के ही वीडियो में पढ़ूंगा। आज केवल इस क्वेश्चन का जो औचित्य था वो बताना था। तो इसका जो है तुजू दर्रा होगा, ये सिक्किम में नहीं है, यह मणिपुर में है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। अभी जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में हो गया है, तो आपसे जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 अलग अलग पूछ सकता है, तो ये माइंड में रखिएगा कि हम नक्शे के अनुसार आपको लगाना है। ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका संकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी? तो निहारिका संकल्पना के लिए लाप्लास का सिद्धांत था, लाप्लास इसके लिए प्रसिद्ध है। आज के समय में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण संकल्पनाएं प्रचलित हैं, एक अद्वैतवादी और दूसरा द्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की वायव राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पनाएं फेमस हैं, यही प्रसिद्ध हैं। वहीं द्वैतवादी संकल्पना की बात करें तो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहण कल्पना और जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय कल्पना, इसके अलावा रसेल की द्वैतारक परिकल्पनाएं आदि दी गई हैं। इन परिकल्पनाओं के बारे में यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो हम आपको एक अलग वीडियो में पढ़ा देंगे, लंबा टॉपिक है कि किस परिकल्पना में क्या क्या बात कही गई। हालांकि सिलेबस के लिहाज से आपको बस इतना जानना है कि किसने कौन सी परिकल्पना दी है। बहुत ज़्यादा न तो आपके मुख्य परीक्षा के काम आएगा न तो आपके प्रारंभिक परीक्षा के, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं, तो ये पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस के आंसर में। अगर आप मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है, तो किसी क्वेश्चन के आंसर लिखने में यदि आप कोई ग्राफ इस तरह का बना सकें, किसने कौन सी संकल्पना दी है उससे संबंधित कर सकते हैं प्रश्न को अपने, तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान में आ जाता है सब चीज़ें। थोड़ी दोस्तों आवाज़ में प्रॉब्लम है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस 2-3 दिन आएंगे, तो आवाज़ जैसे ही सही हो जाएगी तो इंक्रीज करेंगे टाइम भी, और ये क्वेश्चन के नंबर्स भी इंक्रीज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले वीडियो का जो अंतिम प्रश्न था वो भी मैच करना था, और विभिन्न संस्थाएं थी और उनके संस्थापक जो सुल्तान थे मैच करना था, इसको भी मैच करना है ताकि कंप्लीट हो जाए। दीवाने अर्ज
दीवाने मुस्तखराज, दीवाने बंदगान, दीवाने कोही। हमने बताया था दीवाने अर्ज के बारे में, बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तखराज के बारे में भी चर्चा की थी। यह दीवाने जो रसालत था उसके अंतर्गत एक संस्था थी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी इसकी। दीवाने बंदगान दोस्तों यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित संस्था थी। और दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही जो कि कृषि से संबंधित संस्था था, वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में सही हो जाएंगे। 20 का उत्तर है 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं। बलबन निम्नलिखित सूफी संतों में किसका शिष्य था? बलबन वाज अ डिसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स? देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, बाबा फरीद का शिष्य था। बहुत सम्मान करता था, इतना सम्मान करता था कि बाबा फरीद ने वृद्धावस्था में 3 शादियां की थी, बूढ़े होकर के भी 3 शादियां की थी, जिनमें से जो तीसरी पत्नी थी या एक पत्नी तीनों में जो थी वो बलबन की पुत्री थी। तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत सम्मान करता था। सम्मान में उसने अपनी बेटी भी एक ब्याह दी थी इनसे। और एक बात और महत्वपूर्ण, एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक जो थे, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, वो भी बाबा फरीद के शिष्य थे। तो एक यह भी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। यह भी पूछता है बलबन का समकालीन कौन था, तो गुरु नानक, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बाबा फरीद। अकबर के काल में भू राजस्व की प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो सबसे पहले तो आईने दहसाला किससे संबंधित थी? भू राजस्व से संबंधित थी, ठीक है। अकबर के काल में थी। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड द फेमस पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू आईने दहसाला वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह इसके साथ किसका नाम जुड़ा है दोस्तों? टोडरमल का, ठीक है। राजस्व अधिकारी कौन था? टोडरमल था अकबर का। इसका नाम इससे जुड़ा है, इसी ने निर्मित की थी, ठीक है ना। मुगल शासक अकबर द्वारा आईने दहसाला की शुरुआत कब की गई थी? 24वें वर्ष शासनकाल के, अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष अर्थात 1580 ईस्वी में आईने दहसाला की शुरुआत की गई थी। और यह भूराजस्व से संबंधित थी। टोडरमल द्वारा निर्मित किया गया था, इसीलिए इस बंदोबस्त को कभी कभी टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो अगर आईने दहसाला के स्थान पर टोडरमल बंदोबस्त पूछ लेगा तो भी भूराजस्व आप लगाएंगे, ठीक है ना। भूराजस्व की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो डी इसका उत्तर होगा। आगे कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? वेयर वल्लभाचार्य द ग्रेट सेंट ऑफ द कृष्ण भक्ति ब्रांच वाज बॉर्न? बनारस, इलाहाबाद, मथुरा या पटना? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जो है जन्म और मृत्यु दोनों बनारस में हुए थे। ये जन्म और मृत्यु दोनों बनारस में हुए थे। कृष्ण भक्ति शाखा या फिर ये कह लीजिए वैष्णव संत थे ये, ठीक है ना। देखिए 4 प्रमुख वैष्णव संत थे और उनके द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मत थे। याद रखिएगा, बता रहा हूँ। श्री संप्रदाय से संबंधित थे रामानुजाचार्य। किससे संबंधित थे? श्री संप्रदाय से। और उनके द्वारा जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया या जिस मत का प्रतिपादन किया गया उसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का। एक थे संत माधवाचार्य, ये ब्रह्म संप्रदाय संबंधित थे और माधवाचार्य द्वारा द्वैतवाद नामक मत का प्रतिपादन किया गया, द्वैतवाद। वहीं रुद्र संप्रदाय संबंधित थे वल्लभाचार्य, इनके द्वारा शुद्ध द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, सॉरी शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है ना, शुद्ध अद्वैतवाद का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया। वहीं विष्णु स्वामी थे, वो भी रुद्र संप्रदाय संबंधित थे और उनके द्वारा शुद्ध द्वैतवाद। याद रखिएगा, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और ये वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। और एक आता है अंतिम नाम निम्बार्काचार्य का, निम्बार्काचार्य, उनके द्वारा द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया, द्वैताद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया गया। वो सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय से संबंधित थे। तो इतना आप याद रखिएगा। तो वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों बनारस में हुए थे, तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा, वाराणसी या बनारस।
हरिहर व बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विथ री इनिशिएशन ऑफ हरिहर एंड बुक्का इनटू हिंदुइज्म? एक बात और दोस्तों, इस पिछले वाले में मैंने बताना भूल गया आपको कि वल्लभाचार्य के जो शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत है, इसको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा जाता है पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन? तो वल्लभाचार्य, ये याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग। तो इनको दीक्षित करने का श्रेय हरिहर एवं बुक्का को किसे आता है दोस्तों? पुनः हिंदू धर्म में विद्यारण्य को, संत विद्यारण्य। 20 का उत्तर है संत विद्यारण्य को, ठीक है ना। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। ये 5 भाई थे। इनके पिता का नाम संगम था, जिसके नाम पर ही इनके वंश का नाम संगम राजवंश कहा जाता है, ठीक है ना। और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। किस नदी के किनारे इसका खंडहर स्थित है हम्पी का? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो इसका उत्तर विद्यारण्य हो जाएगा। विद्यारण्य संत ने इनको आशीर्वाद दिया था, उसी के बाद ये विजयनगर में प्रतिष्ठित विजयनगर की स्थापना इन्होंने की थी। तो 20 का उत्तर है। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने में निम्न में से किस एक का योगदान नहीं स्वीकार किया जाता है? तो अब्दुल लतीफ भी हैं, अबुल फजल भी हैं, बदायूनी भी हैं, अब्दुल लतीफ भी, अबुल फजल भी थे, बदायूनी भी थे। हरविजय सूरी को नहीं दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड टू इन्फ्लुएंस अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी? तो इसमें बाकी तीनों का तो है, हरविजय सूरी का योगदान नहीं माना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, सी इसका उत्तर है। अकबर की धार्मिक नीति के विकास में उसके पूर्वजों एवं शिक्षकों का गहरा प्रभाव था। अकबर के पूर्वज तैमूर और चंगेज धार्मिक संकीर्णता से मुक्त थे, धार्मिक रूप से संकीर्ण विचारधारा के नहीं थे। अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने के लिए प्रमुख भूमिका अगर किसी ने निभाई तो उनमें वायजीद, मुनीम खां, मीर अब्दुल लतीफ़, मुल्ला मीर मोहम्मद, अबुल फजल, फैज़ी, शेख मुबारक आदि का नाम आता है, ठीक है ना। हरविजय सूरी का योगदान नहीं माना जाता है इसमें, सी इसका उत्तर है। हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबल। उक्त कथन किसका है? We want to take humanity to where there are no ways, neither the Quran nor the Bible. To whom the statement is? किसके द्वारा स्टेटमेंट यह कहा गया? तो दोस्तों यह स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, जिसके लिए विशेषतर जहाँ पर तहलका मचा दिया था स्वामी जी ने एक भाषण में अपने, तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें स्वामी जी ने हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। शिकागो सम्मेलन में ही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरा ईश्वर घर में खाना पकाने वाली पतीली के आखिरी अन्न में निवास करता है तथा भूखे व्यक्ति को रोटी देने में विश्वास करता है। मेरा ईश्वर घर में खाना पकाने वाली पतीली के आखिरी अन्न में निवास करता है तथा भूखे व्यक्ति को रोटी देने में विश्वास करता है। तो ये स्टेटमेंट भी इन्हीं का था। और हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न तो वेद है, न कुरान है और न ही बाइबल है। उक्त कथन जो पूछा गया है प्रश्न में, यह स्वामी विवेकानंद का है, 20 का उत्तर होगा। अप्रैल 1740 में बाजीराव की मृत्यु के बाद, पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद किसे अगला पेशवा नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड द नेक्स्ट पेशवा आफ्टर बाजीराव्स डेथ इन अप्रैल 1740? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव को, ए इसका उत्तर है बालाजी बाजीराव। बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 से जिनका शासन रहा, जो पेशवा रहे 61 तक, 40 से 61 तक ये गद्दी पे बैठे। इन्हें ही नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इन्हें ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अगर किसी के काल में हुआ, किसी पेशवा के, तो इन्हीं के काल में हुआ। संगोला की संधि जो 1750 ईस्वी में हुई थी, मराठा जो छत्रपति थे राजा राम द्वितीय तथा बालाजी बाजीराव के मध्य ही हुई थी।
इसी संधि के उपरांत पेशवा समस्त मराठा शक्ति का सर्वे सर्वा बन गया था। किसके द्वारा? संगोला की संधि के द्वारा, ठीक है ना। और पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, 14 फरवरी 1761 ईस्वी, जिसमें बालाजी बाजीराव और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह लड़ा गया था। उस युद्ध में मराठों का नेतृत्व बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वासराव ने किया था और मराठा सेना की कमान सदाशिव भाऊ तथा तोपखाने की कमान इब्राहिम खां गर्दी के हाथों में थी। ठीक, तो इसमें जो है ये युद्ध हुआ दोस्तों, इसमें बहुत बुरी तरह हारे बालाजी बाजीराव या नाना साहब। इस हार का दर्द वो सह नहीं पाए, जिसके कारण कि 1761 में ही बालाजी बाजीराव या नाना साहब की मृत्यु भी हो गई। यह भी पूछता है कि नाना साहब की मृत्यु के बाद कौन अगला पेशवा बना, तो पेशवा माधवराव नारायण प्रथम, ठीक है ना, माधवराव नारायण प्रथम ये 1761 में नाना साहब के बाद पेशवा बने। ठीक, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे बालाजी बाजीराव या नाना साहब भी देगा तो आप उसको उत्तर मानेंगे, ए इसका उत्तर होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में किसने कहा था कि यह सूर्य से विहीन आप उषा काल जैसा है? Who said about the Indian Government Act 1919 that it is like a sunless dawn? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यह जो है बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से इसको जाना जाता है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है। इस अधिनियम की विशेषता, हालांकि हमने आपको बताया कि जितने अधिनियम आए हैं उनके लिए एक अलग वीडियो रहेगा, जितने जो आंदोलन खासकर महात्मा गांधी से संबंधित थे उसके लिए अलग एक वीडियो रहेगा, उसमें आपको सारी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी। जो सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं आई, चाहे वेवेल प्लान हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे माउंट बेटन योजना हो, जितनी भी योजनाएं आई, कैबिनेट मिशन हो, वो सब एक वीडियो में रहेगा। तो उन वीडियोस आप लगातार देखते रहिए, मैं समय समय पर वीडियोस देख करके उसको समाप्त करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 आया है तो उसकी चर्चा कर दें, इसमें क्या क्या बातें थी। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, दो तरह के विषयों की व्यवस्था की गई थी। तो पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने तथा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जो नरमपंथी थे उन्होंने इसको भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसको यह सूर्य से विहीन उषा काल जैसा है, यह उक्ति कही थी। तो यह उक्ति जवाहरलाल नेहरू की है। 6 फरवरी 1613 को जहांगीर द्वारा प्रदत्त एक फरमान द्वारा किस अंग्रेज के नेतृत्व में सूरत में स्थायी अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई? On 6 February 1613, a permanent English factory was set up in Surat under the leadership of which English was given a decree of Jahangir या डिक्री बाई जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर मुनरो, एडवर्ड फिंच या एडवर्ड टेरी किसे दिया गया? देखिए एक चीज याद रखिएगा आप लोग, कोड एक याद रखिएगा। जहांगीर के समय पे जो हमने हालांकि एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ भी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जहांगीर के काल में जो 4 लोग आए थे विदेशी, उनका नाम याद रखिएगा, बैश से, BASH, ठीक है ना, बैश, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस जो था पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने दिया था। ए इसका उत्तर होगा।
ठीक है। 1613 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में ब्रिटिश कारखाने की स्थापना की गई। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया। सूरत में उतरने वाला वह पहला अंग्रेज था। तो यह अकबर के लिए पत्र लेकर आया था, लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसने जहांगीर को वह पत्र थमाया। तो सूरत में जब वो उतरा तो उस समय जहांगीर यहाँ पे शासन कर रहा था, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। कैप्टन हॉकिंस तुर्की तथा फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। मुगल दरबार में 3 वर्षों तक वह रहा। जहांगीर द्वारा उसे सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का फरमान दिया गया। जहांगीर ने हॉकिंस को उससे बहुत प्रसन्न था, उसको 400 मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी। तो एक बार और आपको कोड बता देता हूँ कि जहांगीर के काल में जो यूरोपीय यात्री आए उनका नाम याद रखिएगा, BASH, ठीक है ना। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, सर थॉमस रो और विलियम हॉकिंस। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग आप सभी को। डेली 8 बजे के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन का संपूर्ण कोर्स इसमें चल रहा है, MCQ चल रहा है अभी आपका पॉलिटी का। एक बार आवाज़ कंफर्म कर दें, वॉइस आ रही हो तो शुरू करते हैं। ठीक है, वॉइस तो आ रही है। आप लोग भी यस करते हैं वॉइस के लिए, तो हम शुरू कर दें। बहुत गर्मी है यार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब डेली 8 बजे आप लोग आ जाया करो लाइव क्लास के लिए। इसके बाद जस्ट BEO के लिए एक स्पेशल 9:30 बजे एक वीडियो आएगा, वो आप लोग जो खंड शिक्षा अधिकारी वाले हैं वो देख लीजिएगा। कल करंट अफेयर्स का वीडियो 10 बजे से देखना मत भूलें, यूट्यूब पर भी। और जो लोग अनअकैडमी ऐप पे जाना चाहते हैं वहाँ भी वीडियो हमारी आएगी, ठीक है ना। तो दोनों स्थानों पर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए ये प्रश्न, इसका उत्तर दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहला कथन है। दूसरा है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। उत्तर 1, 2 में दिया करें आप, अगर ऐसे प्रश्न आएगा। हालांकि ये आपके ऑप्शंस हैं, आप ठीक है। सबके सही उत्तर है। गुड इवनिंग आप सभी को। घोस्ट बेनिफिशियरी, इसका मतलब क्या होता है? आपके नाम का मतलब मैं नहीं समझ पाया। और घोस्ट बेनिफिशियरी आप बताएं, आपने ये नाम, आपने ये नाम किस लिए लिया है? और इसका मतलब क्या होता है? आपके नाम का मतलब मैं नहीं समझ पाया। और घोस्ट बेनिफिशियरी, इसका मतलब क्या होता है? आपके नाम का मतलब मैं नहीं समझ पाया। और घोस्ट बेनिफिशियरी आप बताएं, आपने ये नाम किस लिए लिया है?
अर्थात आईडी इस नाम से क्यों बना, या आप क्या भूतों से बहुत प्रभावित हैं या भूतों से बहुत डर लगता है? घोस्ट बेनिफिशियरी का सबसे पहले उत्तर आया है ए, केवल वन। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ये तो सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य होते हैं, आपको पता है 22 सदस्य कुल होते हैं। 15 लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य लोकसभा से, कुल 22 सदस्य। ये उद्योग व्यापार से कोई मतलब नहीं होता उनका, ठीक है। तो सभी संसद सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति क्या करती है, मुख्य कार्य क्या होता है इसका? लोक लेखा जो आपका कैग है, जो रिपोर्ट देता है, प्रतिवेदन जो देता है, उस पर विचार करती है लोक लेखा समिति। इसके अलावा भी अन्य जो व्यय संबंधी कार्य हैं सरकार के, उनसे संबंधित जो जांच है वो ये करती है। हालांकि इसकी रिपोर्ट इतनी मायने नहीं रखती है, इसको इतना मजबूत नहीं बनाया गया है। जब खर्च हो चुकता है, जब काम हो जाता है, तब ये उसकी निगरानी करती है, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक है। जी, मेरा नाम तो मेरी बुआ जी ने रखा था। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, अच्छी जानकारी मिली। ये आपसे जो है, अगर ये आपका रियल नाम है तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और बहुत अच्छा आपने उत्तर, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया, जो बिना अधिकार के बेनिफिट ले, घोस्ट बेनिफिशियरी। विवेक सिंह जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? अचानक आवाज गायब हो गई, ऐसा है? या फिर मैं स्लो बोल रहा था इसलिए नहीं आ रही थी आवाज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वॉइस प्रॉब्लम हो तो एक बार, चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा लाउड बोलते हैं तब आएगी, ठीक है। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें गड़बड़ा सकते हैं आप। बताइए, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? अच्छा, मुझे पता था कि आप लोग इसमें गड़बड़ करेंगे और काफी लोगों ने गलत इसके उत्तर दिए हैं, ठीक है। न्यायपालिका नहीं होगा जी, कार्यपालिका ही होगा। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अस्थायी कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री लोग होते हैं। तो नियमों का जो पालन क्रियान्वयन होता है, उस स्थायी कार्यपालिका का कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल के या आपकी जो कार्यपालिका है उसके नियंत्रण में स्थायी कार्यपालिका नियमों को लागू कराने का, पालन कराने का कार्य करती है। तो इसका ए उत्तर होगा। न्यायपालिका का जो कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य कानून का पालन कराना नहीं होता है, कानून की रक्षा करना होता है। ध्यान रखिएगा, पालन कराना नहीं होता है। विधानमंडल का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की रक्षा हो, ठीक है। तो तीन चीजें आपको ध्यान में हमेशा रखनी है, कभी गलत नहीं होगा। मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में आपको, भले ये सरल प्रश्न लग रहा है देखने में, लेकिन लॉजिकल है। अब ये तीन चीजें याद रखिएगा, कानून निर्माण, कानून का लागू होना या क्रियान्वयन, और तीसरा कानून की रक्षा।
भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, सभी में? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? प्रवीण राय जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है और मैक्सिमम लोगों का उत्तर सही है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान आर्टिकल 127 में दिया हुआ है। ठीक है, कहां पर है ये? सर्वोच्च न्यायालय में केवल तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है जब कोरम नहीं पूरा होता है तब। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय में नहीं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिए कोरम नहीं होता है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान। ठीक है, एडहॉक वैकेंसीज आप जानते होंगे, तदर्थ को इंग्लिश में एडहॉक कहते हैं, एडहॉक अपॉइंटमेंट। ये अस्थायी रूप से सेवा होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। धारा 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, धारा 127 ये तदर्थ न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, सभी लोग सही हैं और सबसे पहले उत्तर आया भावेश यादव का। अच्छा, गलत उत्तर भी दिया है लोगों ने। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है ना। तो भावेश यादव जी का सबसे पहले उत्तर आया है, सी इसका उत्तर होगा। बहुत लोगों ने बड़ा देखकर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये बड़ा लग रहा है, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस फेर में मत रहिएगा। कई यूट्यूब चैनल वाले बताए हैं, मुझे पता है ट्रिक, कि जो सबसे बड़ा लिखा हो वही जो है सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बाद में पेपर बनाने वालों को पता चल जाती है बात की अच्छा ये ट्रिक बनाई है, अब हम बड़ा ही बड़ा देंगे, जो जो आंसर सही होगा उसको सबसे छोटा देंगे। तो इसका सी उत्तर होगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके लिए राष्ट्रपति को किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थता के कारण की जाती है। तो क्यों की जाती है? कारण भी लिखा। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। क्या अधिकार है बताइए? ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? आप लोग जितने लोग लाइव हो, कम से कम आप लोग लाइक तो कर दो भाई। कमेंट अपने वीडियोस में लाइक कर दिया करिए, फिर वीडियो देखा करिए, थोड़ा अच्छा लगे कि आप लोग हैं यहाँ पर, आपको पसंद आ रहा है वीडियो। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। ये क्या अधिकार है? पढ़ कर दीजिएगा उसको। मुझे पता था बीडी बीडी होगा यहाँ। बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा, ये उत्तर हमेशा बी ही होगा। कानून जो
संवैधानिक न हो, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, उसको असंवैधानिक घोषित करना, ये न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत अधिकार प्राप्त होता है। कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन ये शक्तियां विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अब ये देखिए, बहुत जल्द आज जो है, एक्चुअली लाइट सुबह से आज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और लग रहा है इस क्वेश्चन के बाद बहुत जल्द जो है सेशन भी समाप्त हो जाएगा अपने आप। तो तेजी से देख लेते हैं। तो डी इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर जो है सबसे पहले दिया है, किसने दिया है? इसका उत्तर सर्वप्रथम आयु द वर्ल्ड गेमर, इन्होंने दिया है सबसे पहले इसका। न्याय पुनर्विलोकन की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। भारत में इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु इसका आधार अनुच्छेद 13(2), 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, 137 देना चाहिए था, 243 तथा न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ, कि संविधान को की सुरक्षा करेगी। तो ये भी जो शपथ है, ये भी एक आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है न्यायाधीश, उसके तहत भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसको प्राप्त होती है। जी, हमारी बैटरी नहीं, हमारे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, अभी आप लोग जो बीईओ वाले हैं, खंड शिक्षा अधिकारी वाले, वो 9:30 बजे वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको पूरी रणनीति पे चर्चा की है, करंट अफेयर्स आदि पे। और कल सुबह 10 बजे आप लोग आ जाइएगा, एकदम चार्ज होकर 1-2 घंटे के लिए क्लास ले लीजिएगा करंट अफेयर्स की। जो लोग लेट हो जाएंगे बाद में ले सकते हैं, लेकिन लाइव में मज़ा कुछ और होता है। तो यूट्यूब पे भी, और एक साथ स्ट्रीमिंग होगी यूट्यूब पे और वहाँ पे। रहते तो हम अच्छी जगह हैं, लेकिन 2-3 दिन के लिए कहीं पर आए हुए हैं अस्थायी रूप से, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? जल्दी से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के दोनों पदों को सुशोभित किया है? नहीं नहीं नहीं, नीरज जी कल रिजल्ट नहीं आने वाला है, 20 जून के बाद आएगा रिजल्ट। प्रिंस जी नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन आप लोग ग्रुप में जय हो स्टडी जो ग्रुप है टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, जय हो स्टडी, उसमें जे करके आया होगा येलो कलर का, तो उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे मैं भेज देता हूँ वीडियो जब भी डालता हूँ, तो नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं? अच्छा, नीलम जी को पता है। नीलम कुशवाहा ने उत्तर इसका दिया है। के एस हेगड़े, जस्टिस के एस हेगड़े, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों पदों को इन्होंने सुशोभित किया था। आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल करंट अफेयर्स के सेशन में मिलते हैं सुबह। जी जी जी, आदित्य चौधरी जी एकदम सही कह रहे हैं, कल जन्मतिथि थी हेगड़े साहब की। अंशुमान जी 9453775039। अच्छा ठीक है, मैसेज किया है तो मैं अभी देख लूँगा उसको, अभी मैं देख लेता हूँ उसको। आप लोग 9453775039 व्हाट्सअप कर दीजिए। अभी मैं आधे घंटे में व्हाट्सअप पे आकर देख लूँगा। और बीईओ वाले, खंड शिक्षा अधिकारी वाले, अभी 9:30 बजे मेरा स्ट्रीमिंग वीडियो आएगा, वो लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो देख लीजिएगा। कल सुबह विशेषकर खंड शिक्षा अधिकारी वाले 10 बजे उपस्थित हो जाइएगा यूट्यूब पे, चाहे तो पेन पेपर लेकर उपस्थित हो जाइएगा, लेकिन उतनी स्पीड में रहेंगे हम, पेन पेपर नहीं, बस उसको देख लीजिएगा, कई बार वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड रहेगा, अपने आप पास रखिएगा, जितनी बार देख लीजिएगा, आपका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा उसमें। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ
यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान पी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।